ये कैसे छोड़ दूं यह दुनिया, ये कविता है मेरी। जी जी। मैं इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं यह दुनिया, अभी सूखती नदियों की तरह उदास खड़ी हैं बहनें। भाई फटे गमछे से बांधे हैं कान, और हिमालय बर्फ से जमा देना चाहता है शरीर की सारी गंगोत्रियां। मेरी माँ बुहारती है जिंदगी, सांसें जिस्म में कौन सी बिजली की तरह चीरती हैं भाषा तक। शब्द फूटते फुग्गों की तरह चिथड़ों में उड़ जाते। रोज रोज होती मौत भूखे बच्चे की, सीने में लगती बेकारी की गोली से भाई कांपता नहीं, मैं चीखता नहीं क्यों। पुकारता हूँ मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मरघट के पास मिली जमीन, कॉलोनी। धसी हुई आंखों में सामने उड़ती हैं झालर झालर चिंदियां। पेड़ से चिरी गिरी डालों की तरह सूखती लटकती भुजाएं, सुरंग से तोड़े गए पत्थरों की तरह चिल्पा चिल्पा चिथड़ा एहसास। चुभते हैं फूल से तोतली बोली बोलते, बच्चों की हथेलियों पर उगे हुए कांटे, धूल भरे बिस्तरों पर थका हुआ प्यार, पर तकिए में छुपे हुए धड़कते संकल्प चुभते हैं। गंजी में चिपके हुए साग के टुकड़े, पर भूखी बहनिया की त्वचा पर जैसे वो कोई फूंक फूंक जगाता है प्यार, रस्ता है सार। एक हिमालय से ऊंची चढ़ाई चढ़ना है मुझे, साथ दोगे क्या। कटोरी के पानी के पार जाना है हमें, मैं छोड़ नहीं सकता ये दुनिया। इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं ये दुनिया, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं ये दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपने जो कविता सुनी और जो कविता पाठ कर रहे थे वह हैं मलय जी। मलय जी हमारे समय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण और वयोवृद्ध कवियों में एक हैं। मलय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक जी पर। हाँ, स्वागत स्वागत जी हाँ। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि मलय जी जन्म प्रतिबद्धता के कवि हैं। आपका जन्म 19 नवंबर 1929 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सहसन गांव में हुआ। आप एक किसान परिवार में पैदा हुए। आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में आपके सिर से माता पिता का साया हट गया, जिसके चलते आपकी विद्यालयी परीक्षा बहुत बाधित हुई, रुक रुक कर चलती रही। लेकिन आपने स्वाध्याय से अपने को सफलता के पदक्रम पे बढ़ाते रखा, आगे बढ़ते रहे। और न केवल जबलपुर विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छात्रवृत्ति लेकर पीएचडी भी किया। आप कवि और लेखक के अलावा एक उम्दा गद्यकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और प्राध्यापक रहे हैं। आपने अपने शुरुआती दिनों में प्रहरी, परिवर्तन और जबलपुर समाचार, जो अभी देशबंधु के नाम से जाना जाता है, उसमें भी बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा आप राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय, जबलपुर के आदर्श विज्ञान महाविद्यालय और शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में अध्यापकीय सेवा दी और आखिर में प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। मलय जी का पहला कविता संग्रह हथेलियों का समुद्र सन 1962 में प्रकाशित हो गया था। इसके अलावा आपने फैलती दरार में, शामिल होता हूं, अंधेरे दिन का सूर्य, निर्मुक्त अधूरा आख्यान, लिखने का नक्षत्र, काल घूरता है, देखते न देखते, इच्छा की डूब, असंभव की आंच, कवि ने कहा, वाचाल दायरों से दूर और आपकी लंबी कविताओं का संग्रह धुंध में दमकती धार अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और हिंदी साहित्य और कविता जगत में आपके लिखे की अपनी धूम है। आपने बहुत सारे संग्रहों को संपादित भी किया और आपकी कविताओं के बहुत सारे संग्रह कई नामों से आए, जिनमें आपकी प्रतिनिधि कविताएं दिन भौहे चढ़ाता है नाम से प्रकाशित हुई थी। आपने गद्य का भी प्रचुर लेखन किया
और कहानी संग्रह खेत में के नाम से आया। कवि का गद्य समय के रंग नाम से पूरा आया। आलोचना पुस्तक व्यंग का सौंदर्य शास्त्र। इसके अलावा व्यंग लेखन की पड़ताल भी आपने जो सदी का व्यंग विमर्श नाम से प्रकाशित हुआ था। आपने संस्मरण भी लिखा जो यादों की अन्यता नाम से प्रकाशित हुआ था। आपकी एक साक्षात्कार पुस्तक कवि के साक्षात्कार नाम से भी प्रकाशित हुई थी। और हरिशंकर परसाई पर केंद्रित संग्रह आंखन देखी और परसाई रचनावली में भी आपने सहयोगी संपादक की भूमिका निभाई थी। बुंदेली लोकगीतों का संकलन भी सांझ सकारे नाम से आपके छपा था। आप साहित्यिक पत्रिका वसुधा के सहयोगी संपादक के रूप में तमाम नए रचनाकारों को उचित मंच मुहैया कराने के लिए जाने जाते हैं। आपने साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण और कई दशक तक सेवा की। आपके आलेखों और साक्षात्कारों का संकलन ओम भारती के संपादन में जीता हूं सूरज की तरह नाम से प्रकाशित हुआ। और आपकी एक रचनावली जिसमें आपके संपूर्ण लेखन समाहित हैं, वह लगभग 6 खंडों में प्रकाशित होकर आ चुका है। आप लेखन कर्म के लिए सप्तर्षि ऋषि सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र कृति पुरस्कार, भगवती अलंकरण, चंद्रावती शुक्ल पुरस्कार, हरिशंकर परसाई सम्मान, इस तरह के कई सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। मैं बताऊं कि आपकी एक कविता है मलय जी की, कोई अंदर उतरता है सुबह जैसा, कोई अंदर उतरता है सुबह जैसा, फिर अपनी बातों के खुलते दिन में सूरज की फिक्र किए बगैर चढ़ता ऊंचाइयां ब्रह्मांड की। इस हलचल से जाग उठते हैं और अपने कामों में डूबकर नहाते हैं, रुखड़ रगड़ से भी पैदा करते हैं जीवन की आग। दीप्तमान गलियारों की पंक्तियां पंक्तियां उम्र के पसर कर फैले अंदाज में धड़कती हैं और खींचती यात्राओं के अपने दिन रचती हैं। इस दिन में हर सूरत में अपना काम करने से जो नहीं चूकता, उसका सूरज कभी नहीं डूबता। मलय जी, हम चाहते हैं कि हिंदी साहित्य का यह सूरज, दीप्यमान सूरज, हमेशा हम लोगों के सामने रहे और हिंदी साहित्य को अपने लेखन से अप्लावित करता रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मलय जी से उनके बचपन की तरफ, आपके बचपन की यादों में आपके गांव, आपके गिरांव, आपके गांव की गलियां और उस समय जो जीवन था पढ़ाई लिखाई का, उसके बारे में अपनी यादें हमसे साझा करें। देखिए, मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ बचपन के संबंध में। और मेरे संबंध में से पहला तो ये कि बचपन में मैं गांव 1.5 मील दूर गांव में जाता था। वहां गांव में 4-5 लोग बराबर जाते थे। तो उसमें उम्र में गिरधारी नाम का लड़के ने मेरे बस्ता टांगता था। मेरा बस्ता टांग के ले जाता था और वह लाता था। तो कहने का मतलब ये कि मैं शुरू में वहां पर गांव में 1.5 मील दूर पढ़ने जाता था जी। इसके बाद मैं साइकिल से पाटन पढ़ने जाता था। तो उस समय गांव में ये साइकिल पढ़ने वाले गांव में थे नहीं। मैं साइकिल से पढ़ने जाता था और गांव में अंग्रेजी स्कूल था जो राम प्रसाद और फूल सिंह ने खोला था। वह अंग्रेजी स्कूल था। वहां पर मेरे ख्याल से शायद बलदेव प्रसाद मिश्र रहते थे। बलदेव प्रसाद मिश्र रहते थे। वहां से हरदा से आए थे। जी हाँ, हरदा से आए थे और वो वहां रहते थे। तो वो बलदेव प्रसाद मिश्र, बट्टूलाल जी भी एक बट्टूलाल थे जो क्लास टीचर थे।
तो वो इस तरह के मैं बराबर साइकिल से जाता था और रोज बराबर पढ़ता था। इसके बाद मेरे भाई ने पढ़ना छुटाया, तो उन्होंने 8th क्लास बाद पढ़ाया और बाद उन्होंने 8th क्लास पढ़ाने के बाद छुटा दिया पढ़ना। जी। फिर मेरे भाई कर रहने लगे। गांव में तो रहते थे ही, लेकिन पहले से वो गांव में रहने लगे और गांव में ही ये कि मैं दोहरा रहता हूँ थोड़ा सा। मैं बचपन में मेरी 92 साल की उम्र हो गई है, तो थोड़ा जी जी, दोहराता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ। हाँ, तो उसमें गांव में ही कविता लिखता था और गांव में ही एक बार क्या हुआ कि गिरवर सिंह जी के जो बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार हुए और वो जीते भी, लेकिन गिरवर सिंह के पढ़ाने के लिए उनका कवि एक आया था, झनकर लाल वर्मा छैल, जबलपुर से आते थे। तो वो उन्होंने बराबर मुझे कविताएं देखी तो कहा, अरे ये तो कविताएं हैं, आप तो कविता लिख रहे हैं और आप कविता लिख रहे हैं और आप साधारण हैं और आप बहुत ज्यादा कवि हमारे गांव में आइए, हमारे जबलपुर शहर में आइए, तो वहां तो कवियों का बहुत महत्व है और बहुत महत्व है। तो इस तरह गांव में ही वो गांव में थे जी। लेकिन वो गांव में ही उन्होंने क्या, हमारे भाई साहब थे तो गांव में ही उन्होंने पढ़ना छुटा दिया। जबलपुर में गांव भाई साहब भी आए और भाई साहब आए तो उन्होंने बराबर हमारे साथ छल किया। भाई साहब ने छल किया। भाई साहब ने क्या किया कि हमको छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिए। उन्होंने जमीन लिखवा ली कि जमीन लिखवा जाएगी, इस तरह से लिखा जाएगा और लिखना है तो तुम्हें लिख दो, नहीं तो नहीं। चाहे वो हो। भाई साहब ने छल करके हमसे जमीन दस्तखत करा दिए और जमीन जो 19 एकड़ थी वह छल करके ले ली उन्होंने। फिर बाद में भाई साहब छल हुए, छल 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 से भरे हुए थे। वो बराबर भीमराज के यहाँ सोने की दुकान में नौकरी करते थे, तो वो अगर वो छल छद्र में उसी में हो गए वो। तो जब आप जबलपुर आ गए और जमीन भी भाई साहब ने लिखवा ली आपसे, तो जबलपुर में आपकी पढ़ाई लिखाई आगे कैसे बढ़ी? किसने आपकी मदद की? जी, ये वहां पर परसाई जी थे। परसाई जी ने मेरी मदद की। परसाई जी ने बराबर उन्होंने बराबर लिया और छल छद्म से दूर रहकर उन्होंने बराबर परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई ने मदद की मेरी और उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखाया, बाद में पढ़ाया लिखाया और बाद में मेरी शादी हुई थी। शादी तो उसी समय हुई थी जब भाई साहब थे, लेकिन 2-4 साल बाद मैं लाया था उनको, अपनी मिसेस को लाया था। तो 2-4 साल बाद में मैं उस योग्य हुआ, उनको रखने के योग्य हुआ। तो बराबर वो मेरे साथ रही और मेरे साथ 4-5 मैं यहाँ पर पढ़ा लिखा और मैं सब किया। और बाद में मेरे जागेश्वर प्रसाद परिहार थे, उन्होंने बराबर नौकरी दिलाई, उन्होंने ही मुझे नौकरी दिलाई और उन्होंने ही मुझे परवरिश किया। परवरिश बाद में परसाई जी, हरिशंकर परसाई परवरिश करते थे मेरा। तो लेकिन दोनों ने ही
हरिशंकर परसाई और जागेश्वर प्रसाद परिहार ने मुझे नौकरी दिलाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हरिशंकर परसाई जी की आपको आप परसाई जी से मिले कैसे? जब पहली परसाई जी से मिला मैं, तो उस समय परसाई जी से संबंध नहीं था। परसाई जी दुर्गा शंकर शुक्ल मेरे साथ आए और उन्होंने बराबर वो प्रहरी में काम करते थे। प्रहरी ये रामेश्वर प्रसाद गुरु और भवानी प्रसाद तिवारी निकालते थे, प्रहरी निकालते थे, साप्ताहिक प्रहरी निकालते थे। तो उन्होंने बराबर मुझे दुर्गा शंकर शुक्ल ने जाके प्रहरी में काम कर चुके थे, बाद में मेरे साथ मास्टर हुए। तो बाद में उन्होंने दुर्गा शंकर शुक्ल ने मुझे प्रहरी में भवानी प्रसाद तिवारी से परिचय कराया और उन्होंने ही मुझे परसाई से मिलाया। तो परसाई से मेरा परिचय हुआ। जी हाँ, जी। तो जब आप हाँ 1929 में पैदा हुए, हाँ, और 62 में आपका पहला कविता संकलन आया, हाँ, तो उस बीच के दौरान आपने, चलिए घर शादी हो गई, आप अध्यापन में लग गए, नौकरी मिल गई, पत्रकारिता का भी अनुभव आपने कर लिया। तो जब आपको ये कैसे लगा कि मुझे कविता, तो चलिए बचपन से आप लिख रहे थे, स्कूल के दिनों में भी कविता लिख रहे थे और कविता से ही आप जबलपुर आए थे, कविता के चलते ही। तो आप ये क्यों नहीं सोचे कि अब मैं अध्यापक हो गया, अब तो मुझे पैसा रुपया मिलना अच्छा मिलना शुरू हो गया, तो मैं कविता की तरफ क्यों उन्मुख हो रहा हूं, मैं उपन्यास लिखूं या दूसरी विधा में जाऊं? नहीं, मुझे कविता का लिखना पता नहीं क्यों प्रारब्ध से शुरू में प्रारब्ध से कहलाया, वह बहाया शुरू में ही शुरू हुआ। और ये कविता लिखना, ये छैल जी बता चुके थे कि छैल जी आप कविता लिख रहे हैं, तो कविता लिखना गिरवर सिंह से चालू हुआ और वहां चालू होते हुए उन्होंने बराबर गिरवर सिंह जी ने वही शुरू से चालू हुआ और वह परसाई जी तक आते आते वह फलित फूलित हो गया। जी नहीं, लेकिन आप सोचिए कि आपके पहले कविता संकलन पर नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी, रमेश कुंतल मेघ, हाँ, ये मेरा पहला कविता संग्रह था। हाँ, उसको मैंने सबको भिजवाया था, तो बराबर सब उनने लिखा था। जी हाँ, सबने लिखा। तो एक कवि के पहले कविता संकलन पर इतने बड़े लोगों की जब प्रतिक्रिया आ गई, तो आपने फिर क्या सोचा उस समय? आपके भाव क्या थे? फिर मैंने कविताएं लिखना ही शुरू किया। कविताएं लिखना, प्रेम बस से, और कविताएं लिखना पार्टी में आ गया मैं। तो शुरू में पार्टी में आ गया तो कविताएं लिखना ही शुरू किया मैंने, पार्टी में कविताएं लिखना शुरू किया। जी हाँ। उस समय की मतलब परसाई जी, आप मुक्तिबोध जी के भी करीबी थे। मुक्तिबोध जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी। परसाई जी की कोई ऐसी याद जो अभी भी आपको याद हो और भूली ना हो? हाँ, देखिए, पूरी ना हुई हो तो ये नहीं कह सकता मैं लेकिन मुझे उन्हें परसाई जी के अभी तक याद है कि बराबर वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी आप जानते होंगे, तो अशोक वाजपेयी जी को जानते हैं आप, और उन्होंने ही मुक्तिबोध समारोह किया था जी, जिसमें मुक्तिबोध समारोह में पहला मुक्तिबोध 64 में मुक्तिबोध जी खत्म हुए और 66 में उन्होंने समारोह किया। तो 66 में समारोह करने के बाद में परसाई जी ने मुझे ले गए साथ में, यहाँ पर भोपाल ले गए। भोपाल ले जाने के बाद में साथ में उन्होंने ये अपने नर्मदा प्रसाद खरे से बोला कि आप चलिए और भोपाल चलिए।
तो उन खरे जी से तो मैंने कहा कि खरे जी से तो बोल नहीं रहे हैं, ये खरे जी को बोलना चाहिए। जी तो खरे जी तत्काल बोले कि वो अपना निबंध भी ले चलना। तो मुक्तिबोध पर लिखा हुआ निबंध ले चलना। तो मैंने कहा हाँ, मेरी कभी बात हुई है कभी इनकी, तो मैं तैयार हो गया। और जी उसके बाद मैं पहली पहली बार मुक्तिबोध जी से मिला, और मुक्तिबोध जी से मिला और वहां मिला, वहां वहां नहीं मिला, क्षमा कीजिए, ये वहां पर नहीं मिला। और क्योंकि मुक्तिबोध जी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु को, तो वो वहां नहीं मिला। तो मुक्तिबोध जी, ये ये अशोक वाजपेयी जी ये समाचार किया, समाचार लिया, उन्होंने समाचार दिया। जी हाँ। आपने एक कविता लिखी है, हाँ आकाश से आकर सुन पड़ती गुनगुनाहट के नहीं, धूप जैसा खुलने की अकुलाहट के, कविता कान पकड़ उठती है, जरूरत पर दौड़ती दौड़ाती है, आते हुए कल को पहले से सिखाती दिखाती है, अंधेरे में बस टूटते तारे की तरह दौड़ पड़ता हूँ, नीचे जमीन में अपनी जड़ों तक उतरता हूँ, तब हर बार शब्दों की सांसें पाकर नया जीवन शुरू करता हूँ, जब कविता कान पकड़ उठाती है। जी हाँ। इससे आपके कविता के प्रति आपका जो प्रेम है वह तो इससे जाहिर होता है, जी लेकिन हाँ। आपने शोध जो है व्यंग पर किया हाँ और लिखना कविता शुरू किया। आपके हाँ। दिमाग में ये नहीं आया कि मैं व्यंग की बजाय कविता पे शोध करूं? देखिए, असली में व्यंग परसाई परसाई जी व्यंग्यकार थे। जी तो इसलिए मैंने उनको मनाने के लिए, उनकी उपकृत करने के लिए, और ये व्यंग व्यंग पर लिखा। जी और इसीलिए परसाई जी थोड़े बहुत परेशान हुए, तो अरे व्यंग पर क्या कर रहे हो, कविता पर करो तुम। हमने कहा नहीं नहीं, हम व्यंग पर करेंगे। तो ये इसलिए मैं परसाई परसाई जी के व्यंग पर लिखा मैंने। जी हाँ। आपकी कुछ तस्वीरें जो है आपके शोध पर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हाँ उसकी समीक्षा और विवेचना भी की थी, और हाँ आपकी कुछ हाँ तस्वीरें भी उनके साथ हैं। द्विवेदी हाँ जी की कुछ याद है आपको कि आपकी हाँ। मुलाकात? द्विवेदी जी की याद है कि द्विवेदी जी ने बराबर मुझे बुलाया था, जी अपने लड़के को भेज करके मुझे बुलाया था। मुकुंद नाम था उनका, मुकुंद दास या कुछ नाम था, दास साथ जुड़ते हैं, मुकुंद मुकुंद नाम था उनका। और उन जी लड़के को भेज के बुलवाया था उन्होंने, अपने घर बुलवाया था। और मुझे चंडीगढ़ में रहते थे वो, तो मुझे घर बुलवाया, और उन्होंने कहा कि अरे यहीं रहो ना तुम यहीं रहो, दो माता जी की दो टिक्के खाओ, हाँ और हाँ रोटियां खाओ और तुम यहीं रहो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वहां पर विद्यार्थी है और मैं वहीं रहूंगा। मैंने ये उन्होंने कहा मुझसे। जी हाँ। हाँ जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो बहुत सारे लेखकों के आंदोलन से भी जुड़े थे, हाँ और जनवाद के लिए आप लिखते रहे, आम हाँ आदमी के लिए, मजदूर हाँ के, हाँ किसान के हक में आपने कविताएं लिखी। हाँ हाँ आप लोग इतना ज्यादा प्रतिबद्ध कवि रहे। हाँ हाँ। आज प्रतिबद्ध जो कवि। जी हाँ आज जो दौर है कविता का, उस और जो साहित्य का, उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, प्रतिबद्धता कभी कभी में तो रहेगी, वो कभी में रहेगी, कभी जो है आगे चल करके इस प्रतिबद्ध होगा। कविता लिखता है तो प्रतिबद्ध होकर रहेगा, वह समाज के हित में रहेगा। समझे, समाज पूछेगा उससे, उसको लेखन मिलेगी, उसको बावरी मिलेगी, उसकी सारी ताकतें मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। तो ये प्रतिबद्धता से ही कवि का कविता पकड़ कान पकड़ जुड़ाएगी।
कान पकड़ हिलाएगी ये दुल्हन नहीं हिलाएगी, ये कहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि प्रतिबद्धता कविता को कभी प्रतिबद्ध कविता से प्रतिबद्ध नहीं हुआ तो वह क्या हुआ? देखिए, कविता लिखना लिखना भर नहीं है, कविता में रमना चाहिए, उसको रमना आना चाहिए, कविता में रमना आना चाहिए, तब जी उसे कविता आगे बढ़ाएगी। जी हाँ। नहीं, आप लोगों के समय में तो बहुत सारे साहित्यिक और लेखकों के बहुत सारे संगठन थे, आज वो संगठन नहीं है। तो साहित्य में राजनीति और राजनीति में साहित्य, ये मेरा दो सवाल है। एक, जो लेखक संगठन है उनकी आज वो इस तरह से खत्म हो चुके हैं लगभग, उनके अंदर कोई एकता नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है लेखक संगठनों के बीच उत्तम लेखन की, अच्छा साहित्य रचा जाए या जन सरोकारों का साहित्य। आप कह रहे हैं कि कवि जो है वो जन प्रतिबद्ध होगा ही होगा, ये बात ठीक है, लेकिन साहित्य में राजनीति और राजनीति में साहित्य, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं पिछले 6 दशकों की अपनी यात्रा में, 7 दशकों की? देखिए, राजनीति और साहित्य, राजनीतिक रूप से साहित्य करना अलग बात है, लेकिन साहित्य में राजनीति करना ये बात अलग है, ये अलग है जी, ये अलग है। और कोई कभी साहित्य की राजनीति में नहीं आएगा तो वह अपने आप को पूरा समर्पित नहीं कर पाएगा। जी हाँ। अच्छा, इसलिए कवि को आखिरी तक रहना है तो उसे साहित्य की राजनीति में आना पड़ेगा। अच्छा, अगर वह कवि नहीं है, बीच में ही लिखना छोड़ देता है तो बात अलग होती है। लेकिन अगर वह आखिरी तक उसे रहना है, साहित्य में रहना है, तो वह राजनीति में उतरेगा, आएगा। जी हाँ। नहीं तो आप लोगों का जो प्रगतिशील लेखक संघ से भी आप जुड़े थे। नहीं, प्रगतिशील लेखक छोड़ दीजिए, प्रगतिशील लेखक संगठन छोड़ दीजिए, यहाँ पर प्रगतिशीलता छोड़ दीजिए। आप कविता के लिए, लिखने के लिए अपने आप को कवि को देना ही पड़ेगा, कविता को देना पड़ेगा, कविता को लिखने के लिए। और यह तो अलग बात है कि वह कविता में वह राजनीति ढूंढ रहे, ये अलग बात है, ये बात उतनी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि कवि को कवि बने रहने के लिए कविता में सबके हित में उसे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कवि जो है वह राजनीति और सियासत से अलग नहीं हो सकता, अगर उसे राजनीति को समझना है। देखिए, राजनीति और सियासत से अलग होना अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। हाँ, ये राजनीति और सियासत से अलग होना, सियासत का लाभ लेना, ये अलग बात है। लेकिन कवि अपने आप में कवि होना, वह राजनीति में उतरना ही पड़ेगा उसे। जी हाँ। अच्छा, आपने एक कविता लिखी थी, हाँ, बुरे वक्त की रात में। हाँ, आपने उस कविता में लिखा है, बुरे वक्त की रात में भी जीता हूं सूरज की तरह, सामना करने से भागकर डूब नहीं जाता, अंधेरे में बैठता नहीं हूं, बढ़ता हूं अपनी ही हड्डियों की रगड़ से, उजेरा करता हूं दिन में सिधाई की कुबड़ पर, कराह लेकर सामने के पंजे मरोड़ता हूं, इस रात और दिन में अपने लिए कोई अंतर नहीं, अंधेरे की हर अक्ल में कांटे की तरह गड़ता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक लिखा मैंने।
ठीक अब लिखा। आप पूछिए, आप उसमें से सवाल उठाइए। जी, मेरा कहना ये है कि कवि अगर कांटे की तरह से गड़ेगा हाँ, और आप लोग इतना आग से भरी कविताएं लिखते रहे, तो आज हमारे समाज की यह स्थिति क्यों है? हाँ, देखिए, कांटे की तरह गढ़ना, समाज के हित में गढ़ना, ये अलग बात है। जी समाज के हित में धीरे धीरे सुधार होता है, धीरे सुधार, हमारा सुधार हुआ है। अब वो हमारी नजरों में अलग बात है, अलग, आपकी नजरों में अलग बात है, लेकिन हमारी नजरों में सुधार हुआ है। और वह लोग मजबूती से बैठे हैं, वहां पर जी। मजबूती से बैठे हैं। हाँ, हम्म। ये निश्चित है। हाँ, ये निश्चित है। तो मतलब समाज की जो बदलाव की दिशा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है साहब। संतुष्ट, बराबर संतुष्ट तो आदमी संतुष्ट ही होता है, और आदमी लाता है। तो संतुष्ट नहीं हूं मैं, संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, तुष्ट हूं मैं, तुष्ट हूं, संतुष्ट नहीं हूं, तुष्ट हूं मैं। ये है। हाँ। अच्छा, नए लेखकों में नए जो कवि हैं, उनमें आप उनकी कविताओं पे नजर रखते हैं? आपको कौन सा कवि पसंद है? देखिए, पसंद, कभी कभी कविता पसंद नहीं आती, और कविता पसंद नहीं आती है। देखिए, पसंद की अलग बात है। हमने किसी की कविता को देखा है, किसी की कविता को देखा है, और किसी की कविता को रिजेक्ट किया है। तो कविता सभी पसंद नहीं आती। कविता पसंद आने के लिए जरूरी है कि उसमें सारी चीजें, तत्व होना चाहिए, है ना? तो ये तत्व, जिस कविता में तत्व होते हैं वो कविता पसंद आती है। जो तत्व नहीं होते हैं, हीनता होती है, उसमें पसंद चीज नहीं आती। तो हीन भावना धीरे धीरे सुधरती है, धीरे धीरे सुधार होता है, और बराबर मजबूत लोग बैठे हुए हैं बराबर हमारे। लेकिन राजेश जोशी जैसे लोग हैं बराबर, विजय कुमार जैसे लोग हैं बंबई में हैं। तो ये लोग हैं बराबर, लेकिन पूरा सुधार उनमें नहीं है। ये है, ये है। जी। तो जो आपकी जो अग्रज पीढ़ी थी, मतलब जो हाँ, आपसे पूर्ववर्ती लोग थे, उनमें आप किसकी रचनाओं से ज्यादा प्रभावित थे? हाँ, हाँ, आप पूर्ववर्ती लोग थे। आपके पूर्ववर्ती लोगों में आप किनकी रचनाओं से, किनके लेखन का प्रभाव आप पर पड़ा? देखिए, प्रभाव तो पड़ना मुश्किल है, क्योंकि प्रभावित अपने रास्ता अलग बनाता है कवि। कवि अपना रास्ता अलग बनाता है। वह दूसरे की नकल नहीं करता, अपना रास्ता अलग बनाता है। तो इसलिए प्रभावित होने तो बात नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन ये बात है कि अपनी तरह से लोगों बराबर हैं, लोग हैं। और कुमार अम्बुज जैसे हैं, पवन करण जैसे हैं, अपने रास्ते बनाते हैं लोग। कुमार अम्बुज, पवन करण, विजय कुमार, ये नरेंद्र जैन जैसे लोग बराबर है, अभी कविता करते हैं। ये सुनाइए। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मान के चल रहे हैं कि समाज में बदलाव हुआ है और कवि अपने समय से संतुष्ट नहीं होता, असंतोष में कविता लिखता है, हाँ, ठीक? हाँ, हाँ, लेकिन जो श्रृंगार की कविताएं लिखी गई, जो भक्ति काल की कविताएं लिखी गई, या हाँ, अभी भी जो प्रेम कविताएं लिखी जा रही हैं, क्या हाँ, वे, हाँ। हाँ, उन पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रेम कविताएं तो हर कवि लिखता है, हर कवि प्रेम करता है, लेकिन प्रेम उसका सहयोगी होता है, प्रेम सहयोग होता है। और प्रेम तो हर आदमी करता है, हर आदमी करता है। ये आप देखिए, आप भी प्रेम करते होंगे किसी से, किसी से। आप किसी से प्रेम करते होंगे, मैं भी किसी से प्रेम करता हूं। तो आपने ये 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 मेरे प्रेम को मत पूछिए अब।
नहीं हाँ। पूछूंगा ये, क्योंकि अगला सवाल यही है कि आपने तो अपने प्रेम के बारे में बताया नहीं हमें। नहीं, आप प्रेम के बारे में मैंने लिखा है, प्रेम कविताएं लिखी हैं मैंने। अब जमाना गुजर गया साहब, अब बुढ़ापे में क्या प्रेम करना है। हाँ, तो बुढ़ापे में अब आ गए, इस रास्ते पर आ गए, तो इस अब आ गए साहब। प्रेम किया, अपनी पत्नी को किया, अपनी पत्नी अब गुजरे हुए 8-10 साल हो गए, तो ये प्रेम, मुझे मुझे प्रेम करने को तकलीफ मत दीजिए। कोई बात नहीं, आप हाँ, आप हाँ, आप आप हाँ, एक कविता हमें जो है, जो हाँ, अभी अ, हाँ, वो एक तो मुझे वो कविता सुनाइए जो आपको सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब थी, आपकी लिखी हुई। आप हाँ, लेखक को, कवि को उसकी हर रचना प्रिय होती है, लेकिन हाँ। एक कोई ऐसी कविता आप अपनी पसंद से सुनाइए जिसको आप कहिए कि भाई ये मलय बिना इस कविता के अधूरे हैं, या वो। नहीं, नहीं साहब, ऐसी कोई कविता नहीं है अधूरे जिसका मैं महसूस करूं। हाँ, जी मैं एक कविता जरूर सुनाऊंगा आपको। वो कविता जो संग्रह है ना, वह मदन कश्यप जी है, उन्होंने संग्रह निकाला, वो सारे संग्रह मंगा लिए, और बाद में उसमें कविता में मिला, कवि ने कहा, उसमें लिखा, ये मेरे ख्याल से किताब घर प्रकाशन से आई है ये किताब। किताब जी देखते न देखते कविता सुनाना चाहता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। देखते न देखते लाइनदार झुंडों के बीच एक चींटी अपने सिर पर बड़ा हिस्सा उठाए दौड़ती जाती है, लगातार आगे निकल जाती है। जी क्या देखते हो, पता करो, तुमको भी उठाए कोई ले जा रहा है। जी तुमको भी उठाए कोई ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है अपने समूह के बीच। आते प्रकाश में परखा जाएगा, परे पोटलियों की गांठ खोल पाने में फैलाया विस्तारा जाएगा तुम्हें, या फिर फेंक दिया जाएगा वक्त की खाई में। एक भी पत्ता नहीं खड़केगा, देखने न देखने के बीच पता करो अपना सही, पता करो, पता करो अपना सही। जी क्या हाँ, बात, क्या बात जी है, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत जी सुंदर। हाँ, जी हाँ। जी ये मेरी कविता है। अब मेरी कविता है तो अपनी पढ़ाई तो करूंगा मैं, आपसे ही पढ़ाई सुन करके आपको अच्छा लगता है। जी हाँ, नहीं नहीं, ये निश्चित देखिए, आपकी कविताएं निश्चित रूप से बहुत उम्दा हैं, बहुत जी हाँ। अच्छी हैं, और आपने कवि के रूप में अपनी जो छाप छोड़ी है वह नई पीढ़ी के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ये और एक कविता और सुना दूं मैं तो सुना दीजिए। जी ये जी सुनाइए, उपलब्धि बोध जी है। हम्म, दौड़ती हुई सड़क नदी में गिर पड़ी, डूब गई, किंतु गति जिसने उसे इस किनारे से ढकेला था, उस किनारे पर खड़ी थी। नदी में उतरी और झुकी कमर सड़क को अंगुली पकड़ा कर ले गई उस पार। दौड़ती सड़क को मिल गया आधार। क्या बात, क्या बात, सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर। जी जी, हाँ, तो मैं मलय जी, ये अब आपसे देखिए, आपकी जो उम्र है और जो याददाश्त है, उनमें हाँ, बहुत सारी चीजें आप विस्मृत भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप याद भी हैं आपको। हाँ, हाँ, जी मैं हाँ, आपको, आपका जब जन्म हुआ उसमें, जब 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1950 में अपना संविधान बना, उस समय का जो माहौल था, उस समय का जो समाज का माहौल था और जो साहित्यिक माहौल था, उसकी कुछ याद आप शेयर कर सकते हैं? कुछ याद है आपको? हाँ जी, वो बहुत सारी याद है, बहुत सारी यादें हैं। महात्मा गांधी से हमारे अद्वैतानंद सरस्वती थे, जो जी संस्कृत पढ़ने हमारे बैठाया था भाई ने। जी संस्कृत पढ़ने बैठाया था, पढ़ना छोड़ करके पटना बैठाया, वहां पर गांव में बैठाया। जी अद्वैतानंद सरस्वती थे, तो जी जी। बराबर उनके संस्कृत पढ़ी हमने। आप, जब देश आजाद हुआ और जब देश का संविधान 1950 में एडॉप्ट किया गया, उस समय जो माहौल था आपके आसपास, आजादी की जो खुशी, आप लगभग 16 साल के रहे होंगे,
जब देश जी आजाद हुआ 17-18 साल के, मतलब किशोर आयु के थे। जी जी और जी जब हाँ देश आजाद हुआ तो अभी 21 के करीब के रहे हाँ हाँ होंगे। हाँ हाँ ठीक तो है। आपके पास अच्छी यादें होंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय की कुछ याद है आपको, वो देश को जब आजादी मिली थी और हमारे जो नेता थे, और उसके बाद आपके जो सहयोगी, मतलब उस समय के माहौल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, साहित्यिक माहौल। और हाँ देखिए, देखिए साहित्यिक माहौल तो वही था और वैसा आज भी है, लेकिन आज बदले हुए परिवेश में है। आज आपको मालूम हो कि बदले हुए परिवेश में कोई लोग सामने नहीं आते, लिखते हैं अपने आप। आप अपने आप लिखते हैं, अपने आप तो होता नहीं, लेकिन लिखते हैं बराबर, अपने आप सामने नहीं आना चाहते। तो ये बात अलग है, ये बात अलग है भाई साहब, कि बात अलग है कि लोग लेख सामने नहीं आना चाहते, सामने नहीं आना चाहते, ये बात अलग है। और ये बात अलग है लिखने के सिवाय, और वो लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, मुझे सुनाते हैं और ये रचनाएं बराबर प्रकाशित कराते हैं, लेकिन वो भागते हैं उससे। आज डरते हैं, और डरते हैं, भाजपा से डरते हैं, कहने का मतलब भाजपा से डरते हैं, भाजपा से डरते हैं। और ना है नौकरी जाएगी या वे जाएगी, ये खात्मा करते हैं। तो भाजपा नहीं रहेगी तो वो सामने आएगी। जी हाँ भाजपा से डरने की क्या जरूरत है? नहीं, भाजपा से डरते हैं, अब डर है उनको, बैठा हुआ है, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी नौकरी गायब हो जाएगी। तो ये सब भय, ये स्वाभाविक रूप से हमें मानना चाहिए, ये मानना चाहिए भाजपा का असर है ज्यादा, बहुत ज्यादा असर है। और जितनी दूसरी पार्टियों का असर नहीं है, देखिए कांग्रेस को भाजपा ही गाली देती है, कांग्रेस को इसलिए भाजपा को बराबर मोदी जी जो है वह बराबर हवा देते हैं। तो भाजपा का अर्थ है, भाजपा का अर्थ है सार्थकता है, भाजपा की सार्थकता है। और सार्थकता है, ये तो मैं बोलता हूँ ये मैं बोलता हूँ, सार्थकता है, मोदी जी की सार्थकता है, लेकिन भाजपा की सार्थकता नहीं। ये है। आप ये बताइए कि वामपंथ, आपका जुड़ाव वामपंथ से रहा होगा। हाँ हाँ वाम तो वामपंथ उस रूप में क्यों नहीं आगे बढ़ पाया जिस रूप में? नहीं, उस रूप में देखिए, हमारे यहाँ वामपंथ बचा है, यही काफी है। ये वामपंथी बचे हैं, यह काफी है हमारे यहाँ। नहीं तो वामपंथी चुन चुन के शिकार होते। देखिए वामपंथ बचा है, इसीलिए शिकार होने से बचा है, नहीं इसीलिए बचा है। किस वामपंथी अपने 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 वामपंथी जो हैं, वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, 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 वास्तव में बढ़ रहे हैं। ये देखिए, हाँ, जी, ये कहाँ बढ़ रहे हैं? कहाँ कहाँ वामपंथ बढ़ रहे बढ़ हैं? रहा है। कहाँ बढ़ ये रहा है? ये देखिए आप, बढ़ रहा है, वामपंथ बढ़ रहा है। और बराबर ये बढ़ेगा, जब जब भाजपा नहीं रहेगी तब ज्यादा नजर आएगा। हाँ, ये याद रखिए। हाँ जी, हाँ आपसे आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? नई पीढ़ी को संदेश तो मैं योग्य हुआ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, संदेश में नई पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि वह बराबर जहां पर बने वहां छुप करके, लौट करके लौट लापता रह करके अपना वामपंथ विकसित करें।
ये मैं कहना चाहूंगा। नई पीढ़ी से। हाँ जी, वामपंथ से विकसित करे, क्योंकि यही उसका सहारा है, यही उसका रास्ता है। उसका रास्ता कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं रास्ता इसी रास्ते पर आ जाएगी, वो जाएगी, इसी रास्ते पर जाएगी। आपको याद है कि आपने पिछली कविता कब लिखी थी? 2-3 दिन पहले लिखी थी मैंने, एक कविता लिखी है। जी हाँ। केवल यह जानना चाहता था कि आपने अभी रचनात्मकता का साथ छोड़ दिया है या हाँ, आप हाँ। लिख रहे हैं? नहीं, नहीं, तो लिख आप रहा लिख रहा हूँ, लिख रहा जी, हूँ। तो जी। 92 साल की उम्र बाद में में अब बनती नहीं है, बनती नहीं है, अब बनती नहीं है तो भी बन जाती है, बन जी जाती है। जी, जी हाँ। तो इस उम्र में भी आप स्मृतियों को भूलने के बावजूद, कुछ चीजें विस्मृत हैं, कुछ चीजें याद हैं, इसके हाँ, बावजूद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी, आपने जो कुछ रचा है, जो कुछ लिखा है, वह अपने आप में इतना समृद्ध करने के लिए पर्याप्त है साहित्य को, कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही हाँ, हमारी कामना है। अभी इसी नवंबर में आपका जन्मदिन भी आने वाला है, उसकी जी, शुभकामनाएं। जी, और साहित्य तक के श्रोताओं को मैं बता दूं कि अगले हफ्ते ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के जी लिए हाँ, धन्यवाद। देखते रहें। नमस्कार। जी हाँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।